would like to introduce our today's guest speaker, Dr. Bhavsar Madhukar, a renowned Ayurveda practitioner and consultant from Dhule. Dr. Madhukar Bhavsar. He is a BMS from Nagpur University, received Gauri Chand Purohit Gold Medal for meritorious performance. He is an MD in Kaya Chikitsa from Gujarat University, Jamnagar, from Government Ayurveda College, Ahmedabad. Worked as a principal to establish new Ayurveda College and Hospital at Dhule, along with consulting practice, and holds academic management of various posts. In 2014, started a pharmaceutical company named Ayurveda First Healthcare with noble intention to give effective research products in chronic illness, and launched 6 such research super specialty products, and also another 8 more such products are to be launched in the market. His key area of interest is preventive cardiology, cancer care, spine and joint, autoimmune and degenerative disorders. In 2019, he has registered a non-government organization, that is NGO, Arghya Foundation, to serve the poor people lacking medical facilities, along with friends Dr. Dinesh Devre and Dr. Sachin Salunke. Now he is working as a professor in Kaya Chikitsa at Ajmera Ayurveda College, Dhule. Now I would like to request the chairperson, Dr. Jyotsna Kulkarni, to felicitate, to welcome our today's speaker, Dr. Bhavsar Madhukar. Thank you very much, madam. Now I will turn it over to the speaker, Dr. Madhukar Bhavsar, to deliver his presentation. Please, sir, you can continue. Swagatam. Namaskar. कोरोनरी आर्टरी डिसीज सब्जेक्ट है इंटेंसिफाइंग आइडेंटिफाइंग नॉन कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंट, ट्रीट, आफ्टर इफेक्ट्स एंड एविडेंस बेस्ड केस स्टडी। मैं सबसे पहले प्रवारा मेडिकल ट्रस्ट, विखे पाटिल फाउंडेशन, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय यहाँ पे बहुत सारे मेरे गुरु, ज्येष्ठ श्रेष्ठ ऐसे वैद्यगण, वैद्य नरेंद्र गुजराती जी, गुरुराज तपन कुमार जी, उनका मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद और भी अदा करना चाहता हूँ मेरे मित्र संजय छाजेड़ का, जिन्होंने मुझे बहुत यहाँ पे आने के लिए प्रोत्साहित किया और एक कंपल्शन किया को आपको आके ही आपको बात करनी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर बीटी सिंधे का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे आपसे बात करने की, शेयर करने की संधि दी। दूसरी एक बात ऐसी भी थी, कॉन्फ्रेंस का जो सब्जेक्ट था वो आत्मिक था। तो जब मुझे पूछा गया कि सर आप बोलोगे क्या, डॉक्टर संजय छाजेड़ ने भी मुझे पूछा कि आपको बोलना है,
और डॉक्टर बीटी शिंदे ने बोला कि आपको बोलना है, लेकिन मैंने कहा कि अरे यार मैं तो इमरजेंसी इवेल्यूटिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन पर मैं काम नहीं करता हूँ। वैसे भी इवेल्यूटिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब भी किसी को होता है कोई आयुर्वेद के पास नहीं आता हो। शायद मेरे गुरु वहाँ पर तपन जी है, वो उनका ये विषय है और वो बहुत श्रेष्ठ है, वो शायद करते होंगे, लेकिन अपना इतना धारिष्ट नहीं कि इवेल्यूटिंग में काम करें। लेकिन ये मेरा पैशन का सब्जेक्ट था शुरू से ही। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करता था तो मुझे कार्डियोलॉजी एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था और मैंने जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन थीसिस जो मैंने सिलेक्ट किया उस समय में यही एरिया में किया। हालांकि मेरे एक फ्रेंड थे जो आपने कल सुना होगा, डॉक्टर श्याम काकानी, उनका था IFD पे, तो वही इंस्टीट्यूट में IFD पे दूसरा थीसिस न शुरू किए, इसलिए मैंने इसेंशियल हाइपरटेंशन पर काम किया। लेकिन उसमें साथ साथ बहुत सारे कार्डियक पेशेंट पे भी हम काम करते थे। अभी मुझे प्रैक्टिस करके 30 साल हो गए। 30 साल में दुनिया जैसे जगह पे काम करना तो मुश्किल से ही ऐसे केसेस आते हैं कि सर देखो कुछ नहीं हो रहा, आप क्या कर सकते हो। तो काम किया, तो काम करते समय मुझे एक ख्यालात आई, या तो फिर एक ऑब्जर्वेशन था मेरा। जब भी मैं PG में भी था तो मुझे एक ऑब्जर्वेशन ऐसा था, एलोपैथी में बोले जाता है कि वो रिस्क फैक्टर्स, कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखने में मिलते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि ये रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बढ़ते हैं, पेशेंट की डेथ होती है, ऐसा क्यों होता है। और अभी तो 30 साल के बाद में तो ऐसा पिक्चर हो गया है कि जो 40 साल के बाद में अटैक आते तो अभी 22-25 में आने लग गए। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और ये एक एपिडेमिक जैसा ही प्रॉब्लम है, कोरोना से भी भयानक प्रकार है। क्योंकि हर 6 एपिडेमियोलॉजी स्टडी ऐसी बोलती है कि हर 6 आदमी के पीछे एक को कुछ तो भी हाइपरटेंशन या तो फिर कार्डियक प्रॉब्लम होता है। तो ये बड़ा इशू है। तो अभी ये अतिरिक्त चिकित्सा का चर्चा सत्र है। तो कोई भी इमरजेंसी है तो इमरजेंसी का 3 टाइप का ट्रीटमेंट हो सकता है। एक तो उसको प्रिवेंशन करो, या तो वो जब उसका इवैल्यूएशन होता है उसमें का काम करो, उस पर ट्रीटमेंट करो, जो अभी हम लोगों को लिमिटेशन है। कोई भी संस्था हम लोगों को वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करती है। और तीसरा है जब इन्फाक्ट हो जाता है तो इन्फाक्ट होने के बाद में जो कोई कुछ इफेक्ट होते हैं, समझ लो मायोकार्डियोपैथी होती है, एरिथमिया होता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर में केसेस चले जाते हैं। तो एक केसेस में जो कुछ एलोपैथी ट्रीटमेंट होती है, तो एलोपैथी ट्रीटमेंट ये सिम्टोमेटिक होती है। जितना दवाई देते हैं पेशेंट अच्छा होता है, डे बाय डे पेशेंट का डिसीज डिटोरेशन होता है, डे बाय डे मेडिसिन बढ़ते जाते हैं, कि हम देखते हैं। तो ऐसे पेशेंट हम जब आयुर्वेद की तरफ आते हैं तो अच्छी तरह से कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं एजुकेशन पीरियड में, बहुत एक कंफ्यूजन रहता है। पहला कंफ्यूजन तो आयुर्वेद में आ गए, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा, करने जैसा बहुत है। कार्डियोलॉजी में भी बहुत कुछ कर सकते हो आप। एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है अपने पूरा इंडिया में, डॉक्टर तपन वैद्य जी, जिन्होंने पूरे आयुष्य में कार्डियोलॉजी की, तो बहुत सारा कर सकते हैं। लेकिन आयुष का फोकस अभी प्रिवेंशन पे ज़्यादा है। प्रिवेंशन क्यों करना है? एक तो अर्ली प्रीमेच्योर डेथ हो रही है। अर्ली प्रीमेच्योर डेथ से क्या उसका कौटुंबिक नुकसान भी हो रहा है, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।
बहुत सारे ड्रग्स जो है फॉरेन से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, उसका अपना वेस्ट ऑफ मनी है। और जो वर्किंग पीरियड्स होते हैं, जो प्रोडक्टिव पीरियड्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो एक तरफ से देश की हानि है, तो प्रिवेंशन करना ज़रूरी है। तो कन्वेंशनल फैक्टर से अलग ऐसा क्या है, ये मैंने सोचना शुरू किया। शायद सोचते भी और भी सोचते होंगे, और मैंने वो ऐसे कन्वेंशनल फैक्टर्स डिटेक्ट करके वो मैंने अप्लाई किए। अभी मेरे जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में मेरे 2 पार्ट रहने वाले हैं। एक पार्ट में मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ। अभी नरेंद्र गुजराती सर से मेरी बात हुई कि आयुर्वेद में पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है और वो कंसेप्चुअली होना चाहिए। सिम्टम और मेडिसिन, डिसीज और मेडिसिन एक गलत ट्रीटमेंट है। तो कंसेप्चुअली मैं कुछ कंसेप्ट जो मैंने ग्रंथों में ढूंढा और मैंने पेशेंट में अप्लाई किया, उसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिले। तब जाके मेरे दिमाग में ये आया कि ये डेफिनेटली जो कन्वेंशनल फैक्टर जो एलोपैथी बता रहे उससे अलग कुछ कन्वेंशनल फैक्टर है, और उसका अलग से प्रोपेगेंडा होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, उस पर काम पर्सनली आप वैद्योगणों ने भी करना चाहिए और गवर्नमेंट ने भी करना चाहिए। तो इस हिसाब से वो काम सब अभी मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। अभी देखिए यहाँ पे एक पिक्चर आया, यहाँ पे लिखा है नो रिस्क फैक्टर इन क्वार्टर ऑफ हार्ट अटैक। ये जो रिसर्च वर्क है ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। ये है यूरोपियन जर्नल में पब्लिश हुआ एक रिसर्च पेपर है। उसमें डॉक्टर प्रोफेसर जेम फिक्ट्री जो है, उनका भी जो ऑब्जर्वेशन था यही था कि बहुत सारे जो पेशेंट आ रहे हैं वो नॉन रिस्क फैक्टर से अलग आ रहे हैं। तो ऐसे 1/4 मतलब 100 केसेस आते होंगे तो 25 केसेस रिस्क फैक्टर लेके ही नहीं आते। मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अंदर कुछ हो नहीं रहा। मेरे ख्याल से जब हम बम्बई जा रहे हैं तो हम बीच में नगर लग रहा, तो जो डिसीज प्रोसेस शुरू हुई है, तो डिसीज प्रोसेस के बीच में जो नगर जैसा है, तो ये सब रिस्क फैक्टर नॉन रिस्क फैक्टर हो गए। उसमें लिपिड बढ़ रहा, उसमें डायबिटिक है, हाइपरटेंशन, ये बीच वाले हैं। लेकिन जब पैथोजेनेसिस होती है, तो पैथोजेनेसिस में एक तो पहला स्टेप कुछ पेशेंट रिस्क फैक्टर डेवलप करेंगे, या तो फिर डायरेक्टली एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में जाएंगे, वो सडन डेथ होगी। ठीक है, तो ये रिसर्च पेपर स्ट्रांगली सपोर्टिव है मेरे जो मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए स्ट्रांगली सपोर्टिव है। फिर से वही है जो कॉमन जो कन्वेंशनल मेडिसिन जो है, कन्वेंशनल मेडिसिन मीन्स एलोपैथी में जो बताते हैं उसमें डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी है, एक्सरसाइज नहीं करते, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, होमोसिस्टिन का प्रमाण यदि कम है तो उस वजह से वेस्कुलर चेंजेस होते हैं, और बाद में हेरिडिटी बताई जाती है, एडिक्शन बताए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अराइज व्हाट अदर इंटरमीडिएट अनडिस्कवर्ड फेनोमेनॉन और रिस्क फैक्टर हैपन। तो अंदर में क्या होता है ये ढूंढना जरूरी है, और ये आयुर्वेद वाला अच्छी तरह से ढूंढ सकता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्या जीवित क्यों अफेक्ट होता है, उसका आंसर अगले स्लाइड्स में है। देखो अपनी जो लाइफ है ना, वो लाइफ मेजॉरिटी एक जो सामने जो 4 फैक्टर्स है इससे व्याप्त है। इसके अलावा हो सकते हैं फैक्टर्स, लेकिन ये 4 फैक्टर्स बहुत कनेक्टेड है। उसमें से 3 फैक्टर्स तो अपने त्रयों को स्तंभ बता दिए हैं,
चरक सूत्रस्थान 11 में। तो त्रयोस्थ उपस्तंभ मतलब शरीर के जीवित के वो आधार है, और वो आधारी स्तंभ ही गड़बड़ हो जाए तो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं अभी मैं जब आगे बताऊंगा तो मैं फिजियोलॉजी भी बताऊंगा और एक उसका पैथोलॉजी भी बताऊंगा। जब आप फिजियोलॉजी पैथोलॉजी का सब श्लोक देखेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्या क्लासरूम लेक्चर शुरू कर दिया, लेकिन वो जो कंसेप्ट है वो मैंने कंसेप्ट स्पेसिफिकली वो पेशेंट के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। मेडिसिन अलग पार्ट है, खाली मेडिसिन आयुर्वेद में खाली मेडिसिन से पेशेंट अच्छा नहीं होता है, पेशेंट को परहेज भी करना पड़ता है। और शुरू में जो हम लोग पढ़ते हैं दिनचर्या ऋतुचर्या ये सब आचार रसायन ये सब चीज़ें फॉलो करनी होती है, और ये करेंगे तो प्रिवेंशन होगा तो अटैक का रेट कम होगा, और फिर जो बाद में का जो कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं इकोनॉमिकली फैमिली वो उससे आप बचा सकते हैं, और आपकी ये जिम्मेदारी है। तो उसमें आहार है, निद्रा है, ब्रह्मचर्य है, एनवायरनमेंट मतलब देश का ऋतु पॉल्यूशन सब जलवायु देश का पॉल्यूशन। मैंने जैसे बताया पहले मैं फिजियोलॉजी बताऊंगा। तो डाइट मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्टली बोलूंगा। तो प्रॉपर डाइट से क्या होता है, प्रॉपर डाइट से यहाँ पे बताया है वो तो अग्नि का एक ईंधन है, शरीर का धातु व्यूहन करता है, बल बढ़ाता है, वर्ण बढ़ाता है, इंद्रिय प्रसाद करे, इंद्रियों का काम ठीक से चल सकता है। और आगे लिखा है विपरीतम हिताय संपद्यते, मतलब जब उसका विपरीत होता है तो अहित रोग उत्पन्न होते हैं। तो जब आहार गलत है तो धीरे धीरे अग्नि भी दुष्ट होने लगता है। तो अग्नि का भी कार्य देख लीजिए आप, फिजियोलॉजी का कार्य देख लीजिए आप, आयु का, वर्ण का, बल का, स्वास्थ्य, उपचय, ओज का निर्मित करना, ये सब अग्नि का कार्य है। और जब अग्नि शांत हो जाता है तो पता चलता है कि आदमी नहीं रहता। तो अभी डिटेल्स में मैं आहार में नहीं जाऊंगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हम आहार में गलत कर रहे हैं, वो जो नॉन कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हम लोग इनको बोल सकते हैं। पहला तो विरुद्धांग। अभी विरुद्धांग में आप देखिए व्याधिम इंद्रिय दौर्बल्यम मरणम आदि गच्छति, मरण शब्द यहीं आ गया। अभी आपका व्यवहार में और सोसाइटी में जो लाइफस्टाइल है, स्पेसिफिकली आहार के बारे में, डाइट के बारे में, आप वो सोचिए, सब गलत चल रहा है। फास्ट फूड, वक्त पे खाना नहीं खाते, समशन खाते रहते हैं, अध्यशन खाते रहते हैं, विषमाशम कब खाते नहीं खाते, भूखे अनुसार खाते नहीं है। ये देखो विरुद्धांग में भी मरण आदि गच्छति बताया गया है, प्रीमेच्योर डेथ होते हैं इसमें। तो अभी ये फ्रीक्वेंट ये क्यों बढ़ा है, अर्ली मॉर्निंग प्रीमेच्योर डेथ क्यों हो रहे हैं, तो ये कारण है। तो ये करेक्ट करो, ये रिस्क फैक्टर है, ये पहले रिस्क फैक्टर है, बाद में वो नजर आएगा, बाद में वो बाकी का कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर दिखाई देंगे। अति भोजन में देखो सर्वनाशु दोषान प्रकोप है, त्रिदोष प्रकोप वहाँ पे बताया है। समशन, अध्यशन, विषमाशन, इनसे लिखा है मृत्युम व घोरान व्याधीन, मृत्यु हो जाती है, घोर व्याधि हो जाता है। घोर व्याधि क्या, उदय रोग वगैरह ये सब घोर व्याधि है। ये जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में या तो फिर रिस्क फैक्टर होके फिर मायोकार्डियल इंफेक्शन में इवैल्यूएट होने वाले सब यही है। और हीन मात्रा में भी यदि आप आहार लेते हो तो उसका भी एक चरक विमान स्थान 2:7 में एक रेफरेंस आ जाता है, सेरा आकुंचन स्तंभ बना ले।
तो वहाँ पे वायु का प्रकोप की वजह से वहाँ पे जो वेसल्स है उसका हार्डनिंग, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आहार में होती हैं। तो ये रिस्क फैक्टर है, तो उसको सही करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और वो सही कैसा कर सकते हैं? तो अध्याय है आहार विधि विधान, आहार परिणाम का प्रभाव, ये पहले आप समझ लो तो आप आपके पेशेंट को समझा सकते हो। तो उसमें सभी उष्णम अश्नियात, स्निग्धम अश्नियात, तन्मनो मंजीत, ये सब चीज़ें पेशेंट को बताने होते हैं। और मैं करता हूँ पेशेंट को, हर एक पेशेंट को मैं पहले ये करवाता हूँ, बाद में मैं मेडिसिन का सोचता हूँ, मेडिसिन क्या देना है। और मेडिसिन पर्सनलाइज रहती है, क्योंकि हर पेशेंट को एक ही टाइप की प्रोटोकॉल नहीं दे सकते हैं आयुर्वेद में। एक गीता का एक संदर्भ है यहाँ पे। तो देखो गीता में भी स्पष्ट शब्द में लिख दिया है, दुख शोक अमय प्रदा। दुख शोक अमय प्रदा किस आहार से होता है? भगवद गीता 17 में 9वां श्लोक आया है कि कटु अम्ल लवण अति उष्ण अति तीक्ष्ण उष्ण विदायिनी। आप क्या खाते हो? बच्चे क्या खा रहे हैं? बच्चे यही खा रहे हैं। इसके कारण क्या सब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगी, अम्ल पित्त की वजह से फिर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस सब तरफ होगी। इन्फ्लेमेटरी सब प्रोसेस से एक तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जाएगा और फिर एथेरोस्क्लेरोसिस में जाएगा वो। तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं बच्चों में। तो प्रिवेंशन क्या करना है? कन्वेंशनल मेडिसिन से भी अलग प्रिवेंशन क्या करना है? तो ये चीज़ करना है। अपनी भगवद गीता भी यही बता रही है। तो बता रही है कि इसका इफेक्ट क्या है? दुख शोक आमय मतलब व्याधियाँ उत्पन्न होती है। इन सब चीज़ों से आम होता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आम आपको सबको पता है। तो उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, अविपक्वम, अप्रयुक्तम, दुर्गंधम, बहुपिक्षिलम, ये सब चिपकने वाला है, ब्लॉकेज करने वाला है, स्रोतों की दृष्टि करने वाला है ये, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है आपने इसमें सम्यक निद्रा आता है। सम्यक निद्रा 10 से रात को 9:30-10 से 5 बजे तक होना चाहिए। अभी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, कुछ ऑक्यूपेशन भी ऐसे है। अभी IT वाले लोग की शिफ्टिंग ड्यूटी रहती है, इंडस्ट्री वालों की शिफ्टिंग ड्यूटी रहती है, बहुत सारे लोग की ड्यूटीज अलग अलग रहती है, तो उनका नींद नहीं होती है। बाद में अभी आप लोग रात में 2-2, 3-3 बजे ये जो नया मोबाइल हाथ में खिलौना आ गया है, उसमें सॉफ्टवेयर फेसबुक है, उसमें व्हाट्सएप है, उस पर आप जगते तो उसका दुष्परिणाम होता है। देखो अकाल शयन से क्या परिणाम होते हैं, शास्त्र क्या बोलता है। अकाल शयन में भी बोला है दिवा स्वप्ने आदि, दिन में सोते हुआ। तो वहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली लिखा है प्रलय को हृदयस्य, वहाँ पे धमनी प्रतिचय हो रहा है भूकंप प्रकोप के कारण। तो यदि आदत हो गई इन लोगों में, डेफिनेटली आगे जाके सब प्रॉब्लम आ सकते हैं, या तो कार्डियक प्रॉब्लम आ सकते हैं, या तो फिर सेरेब्रल प्रॉब्लम आ सकते हैं। और उन्होंने आगे दिया है सौरोधा स्रोतशास्त्र, इतना स्पेसिफिक बता रहे हैं कि आकाश शयन से क्या होता है। आकाश शयन से आगे उन्होंने बोला स्थैमित्य माने लेप जैसा उपचय, स्रोतोरोध, अग्निमंदता। तो ये सब चीजें आम बढ़ा के हृदय स्थान में या तो शरीर के अलग अलग स्रोतों में वो स्रोतोरोध बनाता है। तो ये एक्चुअली कन्वेंशनल रिस्पेक्ट से ये बहुत जरूरी है, तब जाके प्रिवेंशन कर सकते हैं, तब जाके ये मोर्टेलिटी रेट जो कार्डियक है वो हम कम कर सकते हैं और लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं हर एक की। कुछ मॉडर्न फाइंडिंग्स, यदि स्लीप नींद बराबर नहीं है तो नींद बराबर नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च है, उसमें उन्होंने बताया है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, उसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है,
बाद में सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होती है, और जब सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होती है तो उसका जो लोड होता है वो स्पेसिफिकली कार्डियोवैस्कुलर होता है, वैस्कुलर चेंजेस होता है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें आती है। और एक इन्फ्लेमेशन, वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन, सेल्यूलर इन्फ्लेमेशन होता है। एक इंडिकेशन आपको CRP हम लोग चेक करते हैं, उसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो इंडिकेटर है इन्फ्लेमेशन का। तो ये चीज़ें सब त्रयोस्तंभ में बता दिया है। अच्छी नींद लेने से क्या होता है? अच्छी नींद लेने से निद्रा इत्थम सुखम दुखम पुष्टिकाश्य बराबरम दृश्यताम क्लीबताम ज्ञानम अज्ञानम जीवतम नम। सब अच्छी, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों ने भी पढ़ा होगा, ये अलग कुछ बात करने के बात नहीं। लेकिन वहाँ भी एक शब्द जीवितम न च उन्होंने बता दिया है। मतलब आप वहाँ इसी बोल रहे हैं कि जीवित भी निद्रा पे अवलंबित है, आप निद्रा भी अच्छी तरह से लेनी चाहिए। तीसरा पार्ट आता है त्रयोस्तंभ में ब्रह्मचर्य, जो ये चीजें सब रिलेटेड है, हर रोज रिलेटेड है हमसे। तो ब्रह्मचर्य का पालन न करने से, ब्रह्मचर्य का पालन न करने से शुक्र धातु का नाश होता है। शुक्र धातु के नाश में अष्टांगोदय सूत्र में, या अभी जो कोट किया है मैंने वहाँ भी अपर्व मरणम से लिखा हुआ है, जो प्रीमेच्योर डेथ ये करता है, इंडिकेट करता है। अच्छा, शुक्र धातु का नाश अभी देखिए माहौल ही ऐसा है कि उत्तेजक माहौल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच्चों तक आती है जो उस उम्र में नहीं जाने चाहिए। अभी वो पोर्नोग्राफी पे एक अभियान चला रहा है कि बंद होना चाहिए। तो शुक्र धातु नाश, और दूसरा सेकंड थिंग शुक्र धातु नाश का एक भी है, ये भी है कि आहार गलत है। आहार गलत है तो जो आहार सकस आहार होना चाहिए, तो शुक्र धातु का पोषण नहीं होता, उसके कारण भी प्रीमेच्योर डेथ हो रहे, ऐसे चेंजेस हो रहे हैं और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और है स्ट्रेस, मानसिक तनाव। तो स्ट्रेस का अलग अलग प्रकार होता है कि सब कोई, बहुत सारे अभी सोसाइटी में कॉम्पिटिशन है, जल्दबाजी होती है, चिंताएं रहती है, इनसिक्योरिटी के ऐसे फीलिंग्स हमेशा रहती है, द्वेष रहता है, कुछ इच्छाएं रहती है जो आप अतृप्त हो रहे तो उसका दुख होता है, भय रहता है, क्रोध रहता है। ये सब अपने धारणीय वेग है। धारणीय वेग को कंट्रोल करने के लिए आध्यात्मिक बैठक अभी नहीं रही है, या ऐसे गुरु भी नहीं है और ऐसी प्रैक्टिस भी सोसाइटी में नहीं रही है। ये मोदी जी का एक बड़ा अभियान अभी जो चलाया 2-3 साल से योग के कारण, उसके कारण धीरे धीरे ये प्रसारित हो रहा है, और उसका फायदा आगे जाके सोसाइटी को होने वाला है। तो स्ट्रेस के कारण रसोवाहिनी जो है, रसोवा स्रोतस का मूल स्थान है हृदय। तो वहाँ पे विशेषण यानी हृदय की भी विकृति वहाँ पे होती है, ठीक है। और जब आप खाना खाते हो तो नियमित यानी नियम से नहीं खाते हो। यदि आपके कोई मानसिक भाव खाना खाते समय है, जैसा चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख, ये चीज़ है, या तो फिर आप जागरण करते हो, तो इसका असर अग्नि पे होता है। अग्नि ठीक से पचन नहीं कर सकती है, आम की उत्पत्ति और स्रोतों संप्राप्ति होती है। देखिए अभी ये सब चीज़ें जो है ना, ये मैंने बताई है, बहुत सारे हम कंट्रोल कर सकते हैं यदि मन के लिए। तो ये चीज़ देखो, द हेवीएस्ट बर्डन दैट वी कैरी आर द थॉट इन आवर हेड्स। जो विचार है, हर एक के लिए अलग अलग विचार है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको विचार है, टेंशन है, चिंता है। ये मेन फैक्टर है इसमें। कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर से अलग इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाना, वैसा सोसाइटी
का निर्माण करना ये बहुत ज़रूरी है। वैसा भी एक ग्रीस फिलोसोफर था एपिक्टेटस, उन्होंने बताया है, डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन के किताब में था ये, मेन आर डिस्टर्ब नॉट बाय थिंग्स। कुछ भी जो है उससे वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वो डिस्टर्ब क्यों होता है, बट बाय द व्यू ऑफ देट वो किस तरीके से लेते हैं ये विचारों का, पॉजिटिव लेना या निगेटिव लेना। पॉजिटिव ले रहे तो पॉजिटिव इफेक्ट हो गए, निगेटिव इफेक्ट है तो निगेटिव इफेक्ट हो गए। उसका क्या असर होता है, उसका असर एलोपैथी के हिसाब से ब्लड का कैटेकोलामाइंस बढ़ते हैं, उसके कारण सिंपैथेटिक सिस्टम ये स्टिमुलेट होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बड़े हुए मिलते हैं, वो चेंजेस सब होते हैं शरीर में, फिर बीपी शूट होना, तो धीरे धीरे सब एक कॉम्प्लिकेशन होने लगता है। और सारे कुछ फैक्टर्स है ऐसे कि जो जैसा इकोनॉमिकल डिस्क्रिपेंसीज, तो जो कुछ भी अभी सामाजिक परिस्थितियां है पिछले 30 साल में जो उदारीकरण आया, भांडवलशाही आई, तो उसके कारण पोलराइजेशन हो रहा है, इकोनॉमिकल पोलराइजेशन, बहुत श्रीमंत हो रहे हैं, गरीब बहुत गरीब हो रहा है। जब गरीब ऊपर वालों की तरफ देखता है तो उसको दुख होता है। तो ये सब चीज़ है, तो इकोनॉमिकल एक फैक्टर। घर में भी यदि किसी फैमिली में आर्थिक कोई तनाव है, आर्थिक कोई पॉसिबिलिटी है, कम करता है, तो उसके कारण भी घर में टेंशन रहता है। और एक मैं ऑब्जर्वेशन है मेरा, न्यूक्लियर फैमिली ये जो अभी एक ट्रेंड है, पहले कैसा है पूरे 10, 15, 20 लोगों का पूरा एक घर में रहना रहते थे, अभी न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली है, 2 और 2 बाहर चले जाते हैं और 2 बच्चे घर में रहते हैं, उनका संस्कार नहीं, उनका खाना पीना नहीं, तो जो बढ़ते हैं, तो अभी जो ये एज में जो अभी जो ये एज में जो आ रहा है, इसका कारण भी ये है कि न्यूक्लियर डिवाइड फैमिली, तो ये सब चेंज होना चाहिए। पॉल्यूशन तो एक मैटर है ही, पॉल्यूशन की वजह से बहुत बॉडी में चेंजेस होते हैं। पॉल्यूशन में हम लोग जनपद स्वाध्याय विमानस्थान 5 में जल का पॉल्यूशन देखा है, देश का पॉल्यूशन देखा है, पृथ्वी का मट्टी का पॉल्यूशन देखा है। एक पॉल्यूशन तो देखे, लेकिन अभी दुनिया ने काल का पॉल्यूशन नहीं देखा है। काल का पॉल्यूशन का हम लोग अभी सोच नहीं रहे, या तो फिर गवर्नमेंट भी नहीं सोच रही है। काल का ये जो अभी कोरोना चल रहा है ना, मेरे हिसाब से काल का पॉल्यूशन, काल की वजह से ये सब चल रहा है। ये जो एपिडेमिक बढ़ रहे हैं, ये जो डिसीजेस बढ़ रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बढ़ रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में एलोपैथी में या तो फिर आप बाहर भी चली जाए, उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं, वो लोग आप भारत की तरफ देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप ये सब कर सकते हो। एक कॉन्फिडेंस आप डेवलप करो, अच्छे टीचर से मिलो, अच्छा आप पढ़ो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ है जो ब्लड जो बॉडी में चेंज ला रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हम लोग मोबाइल है, लैपटॉप है, एलईडी है, एसी है, ये सब रेडिएशन करने वाले नहीं। इसका कहीं नहीं कहीं तो भी तो असर होने वाला है ना। पंछी जो बाकी सृष्टि में देखो तो पंछी कम होने लगे हैं, यदि उन पे असर है तो हम लोगों पे भी असर हो सकता है। तो वो जो होगा वो शायद न्यूरो एंडोक्राइनल चेंजेस उसमें होते होंगे, वो उसके कारण ये सब प्रॉब्लम आ रहा। अभी एक सांस है, सांस मतलब डेयरिंग करना। डेयरिंग वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। आयुर्वेद में भी एक सांस हेतु बता दिया है, यदि तुम्हारी कैपेसिटी 50 किलो वजन उछलने की है, काम करने की है, 8 घंटे काम करने की है, और कंपनी आपको 14 घंटे काम करवा रही है, ये सांस ही हुआ। यदि आप काम कर रहे हो तो ये सांस ही है, उसका भी साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो ये सब नॉन कन्वेंशनल जो रिस्क फैक्टर मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके अलग है ये चीज़ें
ख्याल में लाना चाहिए, वैद्यगणों ने भी ख्याल में लाना चाहिए, जो आप आज आपके फील्ड में आने वाले उन लोगों ने भी ख्याल में लाना चाहिए। और एक चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेगावरोध। जो 13 वेगावरोध है उसमें से 6 वेगावरोध ऐसे उसमें हृदय का व्यथा या हृदय रोग होता है। तो ये भी हम लोगों ने पेशेंट को बताना चाहिए, मैं बताता हूँ ये चीज़ें सब। इससे क्या होता है, उदावरता, और उदावरता का जब आप रेफरेंस देखते हो ना, तो उदावरता में एक उदावरता के कारण असंख्य व्याधियाँ होती है, इंद्रियों से लेकर मानसिक विकार तक इतनी सारी व्याधियाँ होती है। तो एक फैक्टर हृदय रोग में ये रहता है। तो मैं ये चीज़ जब मैं मेरे पेशेंट आते हैं तो मैं ये चीज़ उनको संभालते या उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसको पालने के लिए मैं बताता हूँ। तो एक पैथोजेनेसिस हो जाती है एक दिमाग में। मैं नरेंद्र गुजराती सर और तपन गुरुश्रेष्ठ तपन जी का मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ, माफ़ी मांग चाहता हूँ, कदा मैं गलत भी हूँगा, लेकिन मैंने जो सोचा, मैंने जो 20 साल में जो सोचा था ये ऐसा हो सकता है। नॉन कन्वेंशनली कन्वेंशनली आयुर्वेद में ऐसा हो सकता है, इसके कारण ये सब बढ़ रहा है। तो देखो, आहार, निद्रा, शुक्र धातु का नाश, वेगावरोध, सराउंडिंग्स, नेगेटिव इमोशन, सांस, स्ट्रेस, माइंड, इससे क्या है, तो ये तो डिसऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल है। उससे आगे जाके होता है विशेषण ऑफ अग्नि दृष्टि होने के बाद में आम दोष से स्रोतो दृष्टि, त्रिदोष का इम्बैलेंस होता है। और त्रिदोष का बैलेंस ही मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आप फिजियोलॉजी या तो फिर पैथोलॉजी पढ़ते हो तो जब ये बीमारी आती है ना, तो सब गैस्ट्रो न्यूरो एंडोक्राइनल एक्सिस जो रहता है वो डिस्टर्ब होता है उनके हिसाब से। तो आम जनरेशन स्रोतो दृष्टि और स्रोतो दृष्टि होती है। तो अभी अपना एक काम है, आपको ये नहीं करना है कि डायबिटीज हो गया, लिपिड बढ़ गई तभी आपको उसको सोचना है। नहीं, आयुर्वेद ने बहुत अच्छा दिया है। कभी भी कोई भी रोग आए शरीर में, तो रोग आने के पहले शरीर में एक लक्षण आता है, अप्रसन्न इंद्रिय का फर्स्ट सिम्टम। यदि वो आ रहा तो आप समझ जाइए शरीर में कुछ थोड़ी ऊंचा नीचा चल रहा है। वो आप दोषों के लेवल पे, धातु के लेवल पे वो फाइंड आउट करो, उसका मैनेजमेंट, कंसेप्चुअली मैनेजमेंट ठहराओ और इसकी ट्रीटमेंट करो। अभी जैसे ही ये जो हृदय का मैं बोल रहा हूँ, हृदय का स्थान है, तो वहाँ पे क्या होता है सभी इन चीज़ों से, वहाँ से चीज़ों माइक्रो चेंजेस इन ब्लड वेस्कुलेचर ऑकर, more prominently inflammatory changes in inner layer of that is intima and quality of रक्त धातु itself, ये सब डिस्टर्ब होते हैं। एक पैथोजेनेसिस भी मैंने लगाने की कोशिश की है यहाँ पे, और मैं मेरे पेशेंट में जब आते हैं तो मैं इस तरह से सोचता हूँ, जैसे जब इस तरीके से हेतु आते हैं तो मैं एलोपैथी का विरोधी नहीं हूँ, मैं इंटीग्रेटेड का मैं प्रमोशन करने वाला आदमी हूँ, मैं इंटीग्रेटेड चाहता हूँ। यदि इंटीग्रेशन एलोपैथी आयुर्वेद का हो जाए तो मानव जात का बहुत कल्याण हो जाएगा। तो जब ये सब सीक्वेंस हो जाती है, पैथोजेनिस होती है, तो 4 घटनाएं होती है। एलोपैथी में भी 4 ही घटनाएं होती है। एक तो ब्लॉकेजेस होगा, कफ के कारण प्रतिध्वनि प्रतिचय होगा, सांद्रता के कारण क्लॉट्स वगैरह आ सकते हैं रक्त में। खून पतली करने की दवाई देते हो तो वहाँ पे क्या है, वहाँ दोषी की लक्षण है पूरे। या तो फिर बहुत सारे पेशेंट जो एलोपैथी कार्डियक के जो आते हैं, मैंने वो देखा है और मैं हिस्ट्री में लेता हूँ कि आपको अम्ल पित्त है क्या। और सेकेंड थिंग, पाइल्स की हिस्ट्री है, बहुत सारे अम्ल पित्त और पाइल्स के पुरानी हिस्ट्री में आगे जाके ये प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम डेवलप होता है।
तो ये इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के वजह से होता है। और अष्टांग संग्रह में भी बताया है, जब रक्त की अम्लता बढ़ जाती है तब रुशुल बताया उन्होंने। और तीसरी घटना है स्पाज्म। तो स्पाज्म में तो हो सकता है वहाँ पे कुछ अपल्जन आ गया हो, स्रोतोवृद्धि हो, उसके कारण स्पाज्म आ सकता है, या तो फिर दोषों का और वायु का आवरण हो गया हो, उसके कारण स्पाज्म आते हैं। उसको एलोपैथी में उसको प्रीमेटल एंजाइना बोलते हैं। तो ये घटनाएं वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे दोषित सब देख के फिर आगे जाना होता है। चरक सूत्र 30 में जो चरकाचार्य ने जो सूत्र दिया है वो सबसे बढ़िया सूत्र मेरे ख्याल से हृदय रोग के लिए। हृदय रोग यदि नहीं हो तो उसको उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने ओज का परिरक्षण करो, परिहारा विशेषण मनोशोधक का वेता, जो अपन स्ट्रेस पे बात करते थे, विशेषता आप मन का जो स्ट्रेस है वो कम करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, आप योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, विपश्यना करो, ये जरूरी है। फिर थर्ड थिंग है रुद्र मतलब मन को अच्छे लगने वाले, तो आप आहार वैसा रखिए, संगीत भी सुन सकते हो, प्रिय व्यक्ति के साथ में भी आप रह सकते हो, घूमना फिरना पसंद हो तो घूमना फिरना के लिए भी आप जा सकते हो, और स्रोतों प्रसादन, स्रोतों की शुद्धि और तो स्रोतों से विस्तारित होना चाहिए, इस तरह का आहार आपने लेना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली मैंने फिर ये सब मैं ये अप्लाई करता हूँ। तो ऐसी कुछ ओजस्कर द्रव्य है वो मैं देता हूँ, रुद्र द्रव्य देता हूँ। और मेरा ज़्यादा जब मेरे पास जब पेशेंट आता है ना, तो मैं पहला काम क्या करता हूँ, स्रोतों प्रसादन के लिए जो अपना मंडप या यूश वगैरह है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। और आश्चर्य की बात ऐसी है, 3 से 7 दिन के अंदर पेशेंट बोलता है सर मैं फीलिंग वेल, बहुत बढ़िया काम हो गया, वहाँ पे बहुत बढ़िया काम हो गया। जो कि पेशेंट बोल रहा, अभी 8 दिन पहले मैं एक बहुत घूम फिर के एक पेशेंट मेरे पास आया, कॉम्प्लिकेटेड था, ऑलरेडी वो माधवबाग भी जा चुका था, 80,000 रुपये निकाल के गए थे उसके। तो कुछ नहीं, सब देखने के बाद में यही किया मैंने, मंडप या विलेती ये सब दिया। तो तीसरे दिन उन्होंने, सर प्रामाणिक से बोलता हूँ मैं, तीसरे दिन मुझे उसने फ़ोन किया, सर मुझे अभी अच्छा लग रहा है, बॉडी एक वगैरह कुछ नहीं है, चेस्ट कर नहीं है, तो ये चीज़ सब हो सकती है। और ये आयुर्वेद में हो सकता है। मैं बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूँ कि आप भूल जाओ, आयुर्वेद में कुछ नहीं है, आयुर्वेद सब कुछ कर सकता है। आप प्रॉपर एक डिसीज पे भी आप काम करोगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी आपकी, तो आप करो। तो उसमें हम विशेषता जो हृदय रोग का एक है मुग्ध पुलक संभव यूज, वो मैं देता हूँ, वो देता हूँ मैं। बाद में यहाँ पे और एक ये दिया है क्या देना चाहिए, तो भगवद गीता का एक और है सात्विक अन्न देना चाहिए। सात्विक अन्न कैसा रहता है कि मधुर रस प्रदान होना चाहिए, रुद्र होना चाहिए, जो आगे पहले चरक ने भी बता दिया है। तो उससे क्या होता है, आयु बढ़ती है, सत्व बल आरोग्य सुख शांति ये सब बढ़ता है। तो ऐसे सात्विक आहार मैं पेशेंट को रिकमेंडेड करता हूँ। रिपीट होगा। हाँ, और एक मैं काम करता हूँ, पेशेंट को मैं कंपलसरी अभ्यंग करने लगाता हूँ। अभ्यंग मैं जनरली तप प्रदान यदि हो तो मैं सरसप तेल से करने लगाता हूँ। यदि वात कपात्मक संपृक्ति है तो फिर सरसप या तो फिर चंदन बलादी राक्षा तेल या तो सिंपल कोई गरीब भैया होती है तेल, ये मैं करता हूँ। तो अभ्यंग का क्या महत्व है? अभ्यंग का महत्व देखो, यहाँ पे पहले मैं ये नीचे वाला हूँगा कि अभ्यंग से क्लेश व्यायाम स्वजराश्रम वाथा दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्न सुख दार्ढ्यत्वं कृतम। तो एक प्रॉपर हेल्थ मेंटेन होता है। और उन्होंने आगे जाके और क्या बताया है, श्रीर श्रवण पादेशु ते तम विशेषण शिलेत, मतलब शिरोभ्यंग, पाद का अभ्यंग, पाद मतलब यहाँ तक पोटरी हो तक तो मैं करवाता हूँ।
उसका भी एलोपैथी रेफरेंस है और एलोपैथी इंस्ट्रूमेंट भी है। शायद अपने बुजुर्गों को, अपने ऋषि मुनियों को पता होगा, तो वो कोरिलेट हो यहाँ पे हो रहा है। देखिए, एक कार्डियोलॉजिस्ट के बहुत सारे अभी शुरू है, उसको अमेरिकन FDA ने भी उनको अप्रूवल दिया है, एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्स प्रोसीजर। इसमें क्या होता है कि जो एक बैंड्स बांधे होती है वो नीचे से प्रेस होते होते सिंक्रोनाइज, वो कंप्यूटर से मॉनिटर होते हैं, ECG और कंप्यूटर से मॉनिटर होता है। और जब हार्ट रेस्टिंग पोजीशन में होता है तब उसका पूरा प्रेशर ये बढ़ाते हैं और उससे वेनस रिटर्न अच्छा होता है। वेनस रिटर्न अच्छा होने से क्या होता है कि हार्ट को बहुत सारा रक्त मिलता है, खून मिल जाता है और फिर कोलैटरस डेवलप होने में मदद होती है। तो ये क्यों नहीं सर? श्री श्रवण पादेशु तम विशेषण शिलाय, उसका तो भी साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं, हमारे तो कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं है। श्रवण पादेशु हम तो कर रहे हैं, शिर करे, शिरोधारा करते हैं, उससे मन की शांति होती है। मन की शांति से क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो फ्लो डाउन होती है, वो नॉर्मल होती है। और पैरासिम्पैथेटिक फ्लो डाउन होने से जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होता है। एक व्यायाम है मेरे ख्याल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, तो आप सुनना है। व्यायाम के बारे में उन्होंने बताया, स्थिरत्व आता है शरीर में। ओके, ऑर्गेनाइज माइंड का भी मैंने अभी बता दिया है कि कैसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो शांति रहनी चाहिए। और एक प्राणायाम मैं देता हूँ, विशेषता प्राणायाम कपालभाति और अनुलोम विलोम, उज्जैन और भ्रामरी, ये 4 प्राणायाम मैं देता हूँ। तो प्राणायाम देने से ठीक है, प्राणायाम दे रहे हो, फायदा भी हो रहा, रिसर्च भी हो रहा। पतंजलि में बाबा रामदेव तो बहुत सारे काम कर रहे हैं उसमें। लेकिन मैंने जब पढ़ता था तो मनुस्मृति में मुझे एक श्लोक मिला। मनुस्मृति में उन्होंने क्या बताया, दह्यन्ते ध्यायमानाना धातूनाम ही यथामला तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणास्य निकरा। जिस तरह धातु को यदि आप कुछ भट्टी में रख देते हो तो उसका ऐश हो जाता है और राख हो जाती है, उस तरह से जब आपका ये जो वाता है, वो वाता जब आप चलाते हो प्राणवायु की वजह से, तो दोष ही नहीं बदलते, इंद्रियों का भी दोष निकल जाता है, तो जो शारीरिक दोष हो वो कहाँ बचने वाले हैं। तो उसके कारण पेशेंट को फायदा होता है। और मैंने उसमें अनुभव लिया है, बहुत सारे पेशेंट अच्छे होते हैं उसमें। और मैं आगे जाके एक केस प्रेजेंट करता हूँ, ये सब मैंने उसमें अप्लाई किया। अभी एक केस जो है 69 ईयर ओल्ड मेल था, आयुर्वेदिक कार्डियोमायोपैथी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है। ऑलरेडी डायग्नोसिस था, एक सुपर कंसल्टेंट से उसकी दवाई शुरू थी, ठीक है। पेशेंट वॉज ऑलरेडी अंडर ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। उसके आर्थिक कारण के कारण वो नहीं जा सकता था, तो आखिर में आयुर्वेद की तरफ आता। और व्यवहार में भी ऐसा ही होता है, जब एलोपैथिक थक जाती है तो फिर आयुर्वेद की तरफ आते हैं। तो ऐसी केस थी, कंप्लेंट थे उसके श्वास रखना, डिस्निया विथ एक्सर्शन, और 10 पैर भी नहीं चल सकता था, वो बैठ जाता था। नॉट एबल टू टॉक 100 मीटर्स, माइल्ड अर्थोपनिया था, उसको बैठ के श्वास लेना पड़ता था, चेस्ट पेन था, पाल्पिटेशन था, दोनों पैरों को ऊपर सूजन थी, सूखी खांसी रहती थी, अब्डोमिनल डिस्टेंशन था, भूख नहीं लगती थी, कॉन्स्टिपेशन था, एनीमिक भी था, नींद नहीं लगती थी, और उसको हाइपोप्रोटीनिया में आ गया था, यानी प्रोटीन भी कम थी, और वो डिप्रेसिव मूड में था। उसका ब्लड प्रेशर उस समय में था 160, और उसको कोई भी कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर नहीं था। फैमिली के कारण स्ट्रेस जो होता होगा वो होगा, लेकिन कन्वेंशनल फैक्टर एक भी नहीं था। तो
पेशेंट ऑलरेडी ये सब करवा के आया था, उन्होंने एंजियोप्लास्टी करवाई थी, देखो कितना परसेंट ब्लॉकेजेस है, एलईडी में, सर्कमफ्लक्स में, राइट कोरोनरी आर्टरी में, सब 90, 80, 60 इस 3 वेसल डिसीज था ये। और इस तरह से ये पेशेंट जब थक के आया, ये उसके रिपोर्ट्स, एक ग्रुप के लिए रिपोर्ट्स है, ये डॉक्टर परेश जोशी करते हैं जलगांव के, उन्होंने 2D को एंजियोग्राफी करी हुई है और उनके ये ट्रीटमेंट चल रही थे, लेनॉक्सिन, लेसिक्टॉन, जिलो, मेसोप्रिन, कॉर्नेटोर और और ये सब चीज़ें उनके हिसाब से दे रहे थे, लेकिन उन पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं था। ये सब चल रहा था, मैंने भी तुरंत इसको बंद नहीं किया, क्योंकि पेशेंट के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए न हो जाए, ये अपने सोचना चाहिए। तो ये मैंने कुछ दिन तक रखा और पेशेंट ने आप खुद नहीं वो बंद कर रहा था। ये इनका चेस्ट रेडियोग्राफ है, तो जब आया तो उसको प्लूरल इफ्यूजन था और पेरिकार्डियल इफ्यूजन में था। प्लूरल इफ्यूजन मतलब जो प्लूरा रहता है, तो लंग्स के ऊपर जो कवर रहता है उसमें पानी हो गया था, हार्ट के ऊपर जो कवर रहता है पेरिकार्डियम, उसमें पानी था। इस तरह से का उसका प्रेजेंटेशन था। अब्डोमिनल जो सोनोग्राफी थी उसमें भी असाइटिस था। तो इस तरह से वो पेशेंट आया, उसका जो ईसीजी था वो आप देख सकते हो, ईसीजी कितना इनका पूर्ण इस फर्स्ट रीड में चेंजेस थे, बाद में टी फ्लैट साइज सब इतने सारे, इसमें टी इन्वर्टेड है V5 V6 में, एक्टोपिक्स थे उसमें, ये पेशेंट में एक्टोपिक्स भी थे। तो फिर उसका जो 2D को था, 2D को देखो अभी उसमें डायलेटेड LA LV, हाइपोकाइनेसिस का मतलब, हाइपोकाइनेसिस मतलब उसका जो कहीं हृदय का जो भिंती बोलते, वॉल बोलते, कुछ पार्ट डैमेज था तो वो ठीक से पंपिंग नहीं कर सकता था, तो उसके कारण पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी था, उसके कारण लंग कंजेशन भी हो रहा था, माइट्रल रिकर्डिस और पेरिकार्डियल इफ्यूजन था। ये उसका प्रूफ है कि ये ऐसी केस थी। ओके, तो वहाँ पे उन्होंने सब दिया है जो मैंने बताया वही है। लास्टली डायलेटेड LV, ग्लोबल LV हाइपोकाइनेसिस, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फोर्स, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में जो प्रेशर आना चाहिए वो लगभग 60-65 रहता है पेशेंट का नॉर्मली, तो उनमें 15 तक था, वो 15 to 25, 15 तक ही था तो शुरू में। तो ऐसी केस फिर मैंने सब ये सोच के, अपने रिस्क फैक्टर सोच के, तो पेशेंट का अवस्था सोच के, मैंने द एलिमेंट इन्वॉल्व आई नीड टू बी कंसिडर इन ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए, तो पहले मनोअवसाद था, वो डिप्रेशन था, नर्वसनेस था, एंगरनेस था, उसको काउंसलिंग की गई। अग्निमाद्य के लिए ट्रीटमेंट करना है, आर्म प्रोडक्शन के लिए आर्म के लिए ट्रीटमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करना है, विशेषण ऑफ वायु ऑफ कफ जो है तो वायु कफ का बैलेंस करना है, रफोह स्रोतस का विशेषण से रफोह स्रोतस के हिसाब से जो हम लोग फिर मंडपया, विलेपी, रफोह लंगन ये सब करवाया। प्राणव स्रोतस का विशेषण भी वहाँ पे ख्याल में रखना पड़ता है, शोध था उसके लिए। इस डिसऑर्गेनाइज लाइफस्टाइल, ये सब जो उसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स थे, ये हेतु बोली, तो ये सब मैंने सोचे और फिर आगे जाके अकॉर्डिंगली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइडेड ईच। इनिशियली मैंने रफोह स्रोतस की तरफ ध्यान दिया, अपनी फंक्शन इम्प्रूव करनी शुरू की। आम दोष, रिलीव कॉन्स्टिपेशन, ट्रीट शोध, मेडिसिन, डाइट, विचार, बुद्धि एंड श्रोता प्रसादक वो दिए गए। अभी मैं आगे मेडिसिन भी बताऊंगा मैं क्या दिया। काम डाउन माइंड, अवॉइड मेंटल अनहैप्पीनेस, इम्प्रूव ओज ऑफ स्ट्रेंथ, ओज का बल बढ़ाना बहुत जरूरी रहता है उसमें, और मॉडिफाइड लाइफस्टाइल। तो मैं जो मेडिसिन में यूज करता हूँ ना हमेशा, मैं मेरे अखंडानंद में आयुर्वेद में जब मैंने वहाँ पे मैं पेशेंट एडमिट कर रहा था
आरोग्यवर्धिनी मेरी बहुत फेवरेट थी। तो आरोग्यवर्धिनी यूज करने का तो एक सामने तो कोटेशन है, दीपनी पाचनी पथ्या हृदयामल शोधनी मल शुद्धिकरी नित्यम प्रवर्तनी। तो यहाँ पे सब आम का नाश करने वाली है, पूरा डाइजेशन करने वाला है। हृदय स्थान में भी उसका अवयवगामित्व भी है। मल का शोधन उन्होंने 2 बार बताया है। स्रोतोरोध जो है तो करने वाली है। अभी एक देखो, आरोग्यवर्धिनी का जो रोगाधिकार है, आरोग्यवर्धिनी का रोगाधिकार है कुष्ठ रोग। तो आप बोलेंगे सर कुष्ठ रोग है, आप हृदय रोग में कैसे ये दे सकते हो, आप दे रहे हो। तो उसका कारण आरोग्यवर्धिनी में एक तो एक कुटकी प्रदान है। कुटकी का मॉडर्न भी रेफरेंस लिया जाए तो एक कार्डियक टॉनिक है, उसका कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी बढ़ाती है, राइट। कुटकी का असर ये रक्त व स्रोत शुद्ध भी होता है। हम जब कुछ जॉन्डिस वगैरह हो तो हम देते हैं आरोग्यवर्धिनी। तो रक्त व स्रोत का जो सीरा से संबंधी है, सीरा कंडरा, तो उसका सीरा का करेक्शन होता है। तो ये हेतु से आरोग्यवर्धिनी यूज की। फिर आरोग्यवर्धिनी त्वचा विकार में, और आप त्वचा विकार के हिसाब से क्या रिलेशन से आप कर रहे हैं, तो नीचे लिखा हुआ है तत्रैकम स्पर्श इंद्रियम इंद्रियाणाम सर्वव्यापकम चेतसा समवायी च। तो मन से भी रिलेटेड है, मन त्वचा से रिलेटेड है। जब मन त्वचा से रिलेटेड है तो त्वचा विकार पे काम करने वाली जो चीज है, और चेतना मन का स्थान हृदय भी है, तो वहां पे असर करेगी। तो इस हिसाब से मैं ये आरोग्यवर्धिनी यूज करता हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कम से कम 3 वीक में पेशेंट्स का इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाता है। साथ में कुछ मैं नारदीय लक्ष्मी विलास रख देता हूँ, पुनर्नवाधिकार ये शोथ और आम कम करने के लिए देता हूँ। पुष्कर मूल आयुर्वेदिक के लिए जो एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस है, तो बहुत सारा काम बनारस में हुआ है कि पुष्कर मूल के वजह से आयुर्वेद में इम्प्रूवमेंट मिलती है। ये चीज़ मैं देता हूँ। जब पेशेंट सेटल हो जाए तो उसको बाद में नई ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो फिर मैं कुछ समय के लिए एक महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल फॉलोअप लेना चाहता हूँ। तो उसमें मैं वो 2 ड्रग देता हूँ, नागार्जुन आग्रह और दूसरा अगस्त्य हल्दी का क्लास। नागार्जुन आग्रह ऑफ एंड ऑन, बीच में बंद करके गुजर के वो अवस्था देके करता हूँ। तो उसमें देखो अभी और एक चीज़ है, अगस्त्य हल्दी की रसायन जो है उसमें प्रधान द्रव्य है हल्दी। तो जो रसायन चिकित्सा है उसमें हरित का जो श्लोक आया है उसमें देखो कितना स्पेसिफिक लिखा हुआ है। स्रोतो विभाना विविधान प्रलेप हृदय रसो स्मृति बुद्धि प्रमोह जयेत शीघ्रम हरित की शीघ्र प्रलेपम हृदयसो विविधान स्रोतो विभाना। ये तो सीधा कह रहे तो यानी स्रोतोरोधी नष्ट करने वाली दवाई है। साथ में जो हृदय में जो भाव है साधक पित्त के हिसाब से बुद्धि स्मृति, उसमें भी उसका प्रमोह निकल रहा है। और जो स्ट्रेस फैक्टर है उसके कारण भी ये आरोग्यवर्धिनी में काम करती है। ये आरोग्यवर्धिनी इस हिसाब से हम यूज करते हैं। तो उसके साथ में जो मैं बार बता रहा हूँ कि मंडप एवेलिटी देनी चाहिए। मंडप एवेलिटी मैं देता हूँ। तो उसमें देखो अभी ये जो मंडप एवेलिटी का जो रिजल्ट्स है तो स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा है कई जगह पे। लास्ट में देखो आप तर्पणी ग्राहिणी लघवी रुद्याचापी विलेपिका, तो ये सब स्रोतोरोध नष्ट करने वाले द्रव्य है। लघुत्वाण है। रसोह स्रोतस्व व्याधि है। रसोह स्रोतस का जो प्रधान लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है लंघन है, तो इससे लंघन होता है। तो ये आपको देना है। सर मैं और एक चीज करता हूँ इसमें, इसका रेफरेंस ग्रहणी में भी आया है और चक्रदत्ता में भी आया है।
पेशेंट को मैं क्या करता हूँ, जब कफ प्रदान है और धमनी प्रतिचय के कारण यदि वो मुझे लग रहा तो मैं एक निष्ठेविका करके आता है, निष्ठेविका मतलब गंडूश आता है। तो हम लोग, मैं क्या करता हूँ, पेशेंट को बोलता हूँ कि आप अदरक लेके आइए, अदरक का रस लेके आइए। मैं मेरे यहाँ से त्रिकटू और संडो उसमें डाल देता हूँ। डालने के बाद मैं उसको बोलता हूँ कि आप गले तक उसको रखो, गार्गल करो और थूमते जाओ और धीरे 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 एक 5 मिनट में 10 मिनट में जो लीन कफ है वो निकलने लगता है। वो प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष है। और चक्रदत्त ने भी उसका नीचे बताया, तेनास्य हृदयास्य श्लेष्मा, हृदय में जो लीन हुआ श्लेष्मा है, मन्या पार्श्व शिरोगला, मन्या से लेके पार्श्व शिर, यहाँ पे जो लीन जो कफ है वो निकाल देता है, वो वहाँ पे लघुत्व आता है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है। तो इसके रिजल्ट अभी आगे देखो आप। ये देखो पहला जो ईसीजी था तो मैंने वो बताया था कितने चेंजेस थे। नीचे लिखा हुआ है ईसीजी आफ्टर ट्रीटमेंट। अभी वो 3 साल के बाद में वो जब रसायन वगैरह मैंने दिए तो 3 साल के बाद में वो मैंने ईसीजी लिया था। तो ईसीजी में खाली एक्सेप्ट माइनर चेंजेस इन एफटी चेंजेस इन टू वी6। देखिए कितनी बढ़िया इम्प्रूवमेंट है। ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल लगता है इतना ईसीजी रिवर्स होना, ये बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन आयुर्वेद कर सकता है। आप कॉन्फिडेंट हो, आप कर सकते हो। ये चेंजेस है, ये उसका सेकंड ईसीजी एज ए प्रूफ मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। 2D इको का अभी हाल देखो। 2D इको में पहले तो डायलेटेड एलवी था, ग्लोबल एलवी जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोकाइनेसिस, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन था वो वीक था। इंजेक्शन फोर्स जाता हो तो 15 to 25% था। पल्मोनरी हाइपरटेंशन था, मतलब वहाँ पे लंग कंजेशन हो रहे थे और रिकर्जेंटेशन था, पेरिकार्डियल इफ्यूजन था। और ट्रीटमेंट के बाद में, ट्रीटमेंट कितने शॉर्ट पीरियड, मैं जो बोल रहा हूँ 25-12 को मैंने शुरू किया, 4-2 को मैंने रिवाइज किया 2D को। और ये एलोपैथी का कंसल्ट करके ही करवाया। तो क्या है, एज कंपेयर टू प्रीवियस इको एलवी फंक्शन इम्प्रूव रिमार्केबली 40% इंजेक्शन फोर्स हुआ, 15% से 40%। और होता क्या है कि जब एलोपैथी के लोग इंजेक्शन फोर्स बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, डिगोक्सिन और नए कुछ ड्रग है, तो जितने आप मेडिसिन देते हो उतना ही उसका इंजेक्शन फोर्स बढ़ता है। हालांकि वो जो साइकिल का जो टायर आता ना, वो बीच में ट्यूब आता ना, वैसे वो धीरे धीरे वो पंचर होते जाता है वो दवाई से। अपने यहाँ से उसका बल बढ़ता है, माउस का बल बढ़ता है, ओज का बल बढ़ता है, तो उसके कारण उसका इंजेक्शन फोर्स भी वो बढ़ा और वो सस्टेन रहा। जो माइल्ड हाइपोकाइनेसिया था, मतलब जो वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन था मसल का था, वो भी इम्प्रूव हो गया। काइनोसिस यानी वो माइल्ड हाइपोकाइनेसिस में गया, मतलब वहाँ पे कोलेटरल डेवलप हो गए, माउस पेशी का वहाँ पे कार्य शुरू हो गया। नॉर्मल पार्ट जो पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर था, रिगर्जिटेशन था, माइट्रल रिगर्जिटेशन, वो भी रिकवर हो गया वात के कारण और वो भी नॉर्मल हो गया। और वहाँ पे जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन था वो भी डिमिनिश हुआ। तो ये सब सामने आए, सब इसके प्रूफ है, शंका नहीं आए किसी को कि ये खाली बात कर रहे हैं। तो रिजल्ट कोरोना अभी रिजल्ट मुझे कैसे मिले, ये तो रिजल्ट मिल गए, लेकिन विद इन फर्स्ट वीक ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट गॉट अ गुड एपेटाइट एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। बाय द एंड ऑफ 3rd week patient had no edema, dry cough, improved dyspnea very much. Patient can walk about 1 kilometer with some discomfort in chest figure, fatigue. Patient weight also improved at 2 kg. Okay, BP improved 127 in first month. So far treatment continued according to अवस्था and result was assessed by 2D को हमने देखा है।
तो बाकी सब मैंने जो बताए तो ये सब उसके रिजल्ट्स थे। तो ये परिस्थिति है कार्डियोलॉजी की, अभी जो अटैक आ रहे हैं उसके लिए तो बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आयुर्वेद की तरफ बहुत यानी अपेक्षा से देख रही है। शायद पिछले सालों ने कार्डियोलॉजी के लिए दिया था, तो ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात है ये करते करते क्या होना चाहिए, शरीर का, मन का और उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए, तो ये गीता में बताया है। गीता में बताया युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगा भवति दुःखा। युक्त मतलब नियमित आहार करो, नियमित विहार करो, तुम्हारी जो दैनंदिन है वो ठीक से रखो, तुम जो व्यापार करते हो वो कुशलता से करो, प्रामाणिकता से करो, ऐसे कर्म रखो और ठीक से आप नींद लो तो योगा भवति दुःख। ये योगी है, तो इससे दुख का नाश होता है, रोग का नाश होता है। तो फिर हर एक का जो साइकी है या तो फिजिक्स है वो किस तरह से होना चाहिए, इसका गीता में एक लास्ट आया है, सुख दुखे समेत कृत्वा लाभा लभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैव पापम वापस। ये युद्ध ही है जो हम जीवन जग रहे हैं, युद्ध ही है। ये युद्ध में हमने हमारा मन, शरीर, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, उसमें जय हो, पराजय हो, उसमें अपन बैलेंस रहना चाहिए। यदि बैलेंस हो तो रोग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो आध्यात्मिक लोगों का काम है, हम लोगों को बहुत आध्यात्मिक करना चाहिए, लेकिन एक गेंडे की कातड़ी होनी चाहिए। मैं माफ़ी चाहूँगा कोई लालू जी के कोई यहाँ पे चाहते होंगे तो मुझे माफ़ करें। इस तरह से आपकी फिजिक्स होनी चाहिए, साइकी होनी चाहिए, तो आप ये संसार में निरोग रह सकते हो। थैंक यू। Thanks, sir, for your valuable presentation. Thank you, sir, for giving your valuable insights on prevention and management of cardiac emergency in Ayurvedic perspective. Sir, I am sure your address will help a lot in understanding the Ayurvedic management in cardiac diseases. Thank you all for attending this session. Before that, I would like to request the chairperson, Dr. Jyotsna Kulkarni, to felicitate our today's speaker, Dr. Bhau sir. Thank you, madam. Now, I would like to request Dr. Vaidya sir to felicitate the chairperson of today's session, Dr. Jyotsna Kulkarni.